हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज हम बात करेंगे अपनी नई यूनिट एंड नए चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पर्पज़ से, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे एंड आप लोग एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड एग्जाम में मोस्टली 10 मार्क्स में आ जाता है, मतलब इसका जो क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आप लोग को एंड तक देखनी है, तभी आप लोग को ये समझ में आने वाला है। तो हम पढ़ रहे थे HAP B फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 एंड चैप्टर 1 के बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा बॉडी फ्लूइड एंड कंपोजिशन ऑफ एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। आज की वीडियो में आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे यूनिट 3 एंड चैप्टर 1 के हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड के बारे में। तो चलिए हम इसको बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे, इन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप लोग को ईजी हो जाए। एंड इसकी जो यूनिट 1 एंड 2 है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि बॉडी फ्लूइड क्या होता है। तो बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी जैसे कि हमारा शरीर, एंड फ्लूइड मतलब जो होता है जो बह सके। तो बॉडी फ्लूइड की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब उन फ्लूइड की बात हो रही है जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। उन फ्लूइड्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो जैसे कि कभी कभी आप लोग खेलते रहो बचपन में, या फिर कभी कभी ऐसे भी चोट लग जाती है अचानक से, तो कट हो जाता है, तो वहाँ से मतलब ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड निकलने लगता है, तो जो वो ब्लड होता है वो हमारा किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। मीन्स हमारे फ्लूइड फॉर्म में होता है, फ्लूइडी होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। एंड जो ब्लड हमारा थोड़ा सा, मतलब ये हमारा जो ब्लड है, फ्लूइड है हमारी बॉडी में, वो क्या होता है? वो थोड़ा सा विस्कस होता है एंड डेंसर होता है। तो जो ब्लड है वो बहने लगता है, तो चोट लगती है, तो वो एक्चुअल में हमारा जो फ्लूइड है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, नॉर्मली कहें तो इसी को हम बॉडी फ्लूइड कहते हैं। एक तो हमारा ब्लड हो गया, एंड बाकी भी बहुत सारे हमारे बॉडी में फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली अगर हम बॉडी फ्लूइड को डिफाइन करते हैं, तो दीज आर थोज फ्लूइड्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड ह्यूमन बॉडी। मतलब ये वो फ्लूइड होते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 50 to 60%, जो कि हमारे 50 to 60% जो हमारे बॉडी में फ्लूइड होता है, यानी कि 50 से 60% हमारी बॉडी में लिक्विड, हमारी बॉडी होती है वो लिक्विड से भरी हुई होती, फिल्ड होती है। एंड ये जो फ्लूइड्स है ये मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी का छोटा सा पार्ट जूम करके देखें, तो हमारी कुछ सेल्स होती हैं, जो कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी एंड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एंड हमारी एक ब्लड वेसल्स होती है। अब इनमें मतलब जो सेल्स होती हैं, इनके जो आसपास का जो बाहर का एरिया होता है, इसको हम एक्स्ट्रा स्पेस कहते हैं। मतलब कि जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। सेल्स के जो बाहर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है बाहर, सेल के बाहर, तो उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एंड जो सेल्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारा बाहर की स्पेस है, वहाँ प्रेजेंट होता है। एंड जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, उसको हम ICF कहते हैं, मतलब कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दूसरा होता है प्लाज्मा। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब होता है, इंटर मतलब जो हमारे बीच का पार्ट होता है, जैसे कि ये सेल्स के जो बीच का पार्ट है, इसको हम कहते हैं इंटर। एंड हमारा जो प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। 4 to 5% हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें, अगर हम यहाँ से हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड की, तो जब हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करते हैं, तो इसमें हमारा 40 to 50% फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारी सेल्स के अंदर। इसी को हम ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एंड जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हमारा 15 to 20% फ्लूइड भरा होता है हमारे सेल्स के बाहर, जो कि हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होती है, उसमें हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा होता है, जैसे कि आप लोगों ने डायग्राम में देखा। मीन्स बाहर से जो, मतलब सेल्स की जो बाहर वाली स्पेस है, वहाँ पर हमारा, तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दूसरा होता है प्लाज्मा। एंड कुछ अदर्स भी होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो हमारा 12 to 15% प्रेजेंट होता है सेल्स के बीच वाली, मतलब विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सेल, मतलब कि सेल के बीच में जो स्पेस होती है, वहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फिर प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा, फिर उसके बाद आता है हमारा सेकेंड प्लाज्मा।
तो प्लाज्मा में मतलब कि जो हमारे वेसिकुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है, मींस वेसिकुलर सिस्टम मतलब हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा प्रेजेंट होता है 4 to 5%। फिर अदर्स की बात करते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम जैसे है तो उसमें लिम्फ हो गया। एंड फिर हमारा होता है ब्रेन में एक हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड नाम से एक फ्लूइड पाया जाता है जो कि हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एंड ये भी हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ही आता है, मीन्स ये जो कि हमारे मतलब कि सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। फिर है साइनोवियल फ्लूइड। अगर आप लोगों ने जॉइंट्स पढ़ा होगा तो उसमें जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनके बीच में जो एक फ्लूइड भरा होता है उसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। फिर हमारी आ जाती है आइस फ्लूइड, तो ये भी हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही आ जाता है। जो फ्लूइड का जो रेशियो होता है वो हर पर्सन का अलग अलग मतलब होता है, ये भी आप लोग एक बात जान लीजिए। जो फ्लूइड का जो रेशियो होता है वो हर पर्सन के मतलब हर पर्सन में अलग अलग डिफरेंट रेशियो होता है हमारे फ्लूइड का। फिर हमारा तो जो 60% में से जो हमारा 40% फ्लूइड का पार्ट होता है वो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, मीन्स सेल्स के अंदर पाया जाता है, ये सेल्स के अंदर। इसके अलावा जो 60 में अगर 40 निकाल दिए तो 20 बचा। तो जो बाकी का जो 20% फ्लूइड होता है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर में पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है जो कि हमारे सेल्स के बाहर वाली स्पेस में प्रेजेंट होता है। तो बॉडी फ्लूइड के बारे में इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा है ब्लड। तो ये हमारा सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा ब्लड है। तो ब्लड को अगर हम डिफाइन करते हैं तो अ ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज ऑफ अ लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। मतलब कि जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, मीन्स ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है बट लिक्विड फॉर्म में। जो हमारा ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो डायग्राम में जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर में है। हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड की जो सेल्स होती हैं वो रेड कलर में होती हैं। जैसे कि ल्यूकोसाइट्स को हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं जो कि ये हैं। एंड ये जो स्मॉल आप लोगों को दिख रहे हैं ये हमारी प्लेटलेट्स होती हैं। एंड एरिथ्रोसाइट्स को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं जो कि हमारी ये सेल्स रेड कलर की जो आप लोगों को दिख रही होंगी इनको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। तो जो हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर में होता है एंड सभी लोग इस चीज़ को नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। एंड ये हमारी बॉडी में फ्लूइड टाइप में होता है, मीन्स थोड़ा सा ये डेंसर एंड विस्कस फॉर्म में होता है। जो हमारा ब्लड होता है वो थोड़ा सा डेंस फॉर्म में होता है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होता है एंड विस्कस होता है। तो हमारा ब्लड मान लीजिए ये हमारी बॉडी में कुछ ब्लड वेसल्स, जैसे कि जो हमारी बॉडी में कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जी ये आप लोगों को दिख रही होंगी, ये वेन्स, ये ब्लड वेसल्स आप लोगों को दिख रही होंगी। तो मीन्स जो हमारी बॉडी में जो नस होती है, वेन्स होती हैं, मतलब इन्हीं वेन्स में हमारा जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है। मतलब कि इन्हीं जो ब्लड वेसल्स में होती हैं, जो हमारी बॉडी में यही जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड जिनमें हमारा क्या है, ब्लड जो है वो बहता है, फ्लो करता है इन्हीं ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स को हिंदी में जैसे कि हम लोग नलिका कहते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हमारी कंप्लीट बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो पहुंचता है, यानी कि पूरी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड का तो इन्हीं के थ्रू होता है। तो नोट्स में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है यहाँ पे मीडियम की तरह भी काम करता है। हमारी बॉडी में पूरे ब्लड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एंड ऑक्सीजन को हमारी कंप्लीटली बॉडी में एंड न्यूट्रिएंट्स एंड कुछ हार्मोन्स को भी हमारी कंप्लीट बॉडी में क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। जो हमारा ब्लड है पूरी बॉडी में प्रेजेंट, जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में हमारी प्रेजेंट होता है एंड हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो जीने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें ऑक्सीजन की नीड होगी। तो हमारी ऑक्सीजन वो हमारी बॉडी में आती कैसे है, तो जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए। तो जैसे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, तो आप लोगों को सिंपली से समझाने के लिए है। तो जैसे कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है लंग्स, तो ये हमारे होते हैं लंग्स। तो ये ब्लड जो होता है वो हमारे लंग्स में आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमारे कहाँ आता है, लंग्स में आता है। तो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ले लेता है एंड जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स को वापस कर देता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है एंड पूरी बॉडी में एक एक सेल में हमारे मतलब एक सेल में क्या करता है, ब्लड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। एंड जो CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 जो कि हमारे लंग्स में भेज देता है। एंड जो लंग्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, वो मतलब ले लेते हैं, ऑक्सीजन को दे देते हैं हमारे ब्लड में। फिर ब्लड हमारे एक एक सेल में क्या करता है,
ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। फिर जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी से हमारे CO2 को, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लेके हमारे लंग्स में वापस भेज देता है। एंड फिर लंग्स जो है वो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एलिमिनेट कर देता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर कर देता है, एंड जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेट कर देता है। फिर जो हमारे फिर जब हम लोग खाना खाते हैं, अब आती है न्यूट्रिएंट्स की बात। ऑक्सीजन की बात हुई कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे आता है, फिर आती है न्यूट्रिएंट्स की बात। तो जैसे कि हम लोग जब खाना खाते हैं, जो खाना है वो हमारे पेट में आता है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारा जो खाना है वो पचता है, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड में चला जाता है। तो जो भी फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर ब्लड जो है उन न्यूट्रिएंट्स को हमारे पूरे एक एक सेल में, एक एक बॉडी के पार्ट में हमारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है। फिर एंड मेन काम ब्लड का यही होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी में। इसके अलावा हमारा जो ब्लड है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। मतलब कि ये जो हमारा ब्लड होता है ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे? जैसे कि हमारे जो बाहरी जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में जब आ जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे WBC। तो हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उन जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बैक्टीरिया हमारे ब्लड में, तो वही वाइट ब्लड सेल्स क्या जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको रोकने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। इनहिबिट मतलब रोकता है, बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड है एंड जो हमारी बॉडी है वो कम्प्लीटली प्रोटेक्ट रहे एंड सेफ रहे। फिर आती है बात प्लेटलेट्स की। कभी कभी हमें जैसे कि वाइट ब्लड सेल ने बैक्टीरिया को रोकने का काम किया, ठीक है। अब आती है हमारी प्लेटलेट्स की बात। तो प्लेटलेट, जैसे कि हम लोग को कभी कभी चोट लग जाती है या फिर हम लोग कभी कभी कट्स लग जाते हैं बॉडी में, तो ब्लड मतलब बहने लगता है। तो जो हमारी प्लेटलेट्स होते हैं तो वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। मीन्स जो ब्लड बहुत ज़्यादा बहने लगता है तो उसके बाद कुछ देर बाद बंद हो जाता है। तो जो प्लेटलेट्स होता है ये हमारे ब्लड जो बह रहा है उसको रोकने का काम करता है। इसी हिसाब से हमारा प्लेटलेट्स क्या होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। तो जो ब्लड है वो एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट है। मतलब कि हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है हमारी पूरी बॉडी में, एंड हार्मोन्स को पहुंचाता है, तीसरा जो हमारा WBC है वो हमें बैक्टीरिया से बचाता है हमारी कंप्लीट बॉडी को, फिर हमारा है फोर्थ प्लेटलेट्स, जो कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग में भी काम आता है, जो कि हमारे ब्लड को जब बहता है तो रोकना, मतलब उसको रोकता है। जैसे कि हमें कट वगैरह लग जाते हैं तो जो ब्लड बहता है उसको रोकने का काम करता है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट सी हो गई हमारे ब्लड के बारे में। फिर यहाँ पे एक और टर्म आता है ब्लड में जिसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो हेमेटोलॉजी हमारी जो होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, ब्लड के बारे में। हेमेटोलॉजी में ब्लड के बारे में हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, जो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। आई होप आप लोग को ब्लड के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम कुछ ब्लड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपली कहा जाए तो जो हमारा ब्लड होता है वो रेड इन कलर होता है, मतलब रेड कलर का होता है। ये आम सी बात है, आप सभी लोग को पता होगा। एंड स्लाइटली विस्कस होता है, लाइक वाटर बहुत ज़्यादा पतला होता है, ये वाटर से थोड़ा सा स्लाइटली विस्कस होता है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा फ्लूइड होता है, एंड ये थोड़ा सा डेंसर होता है। एंड ये हमारे मतलब मेल्स में अबाउट अप्रॉक्स 5 to 6 लीटर ब्लड हमारा पाया जाता है हमारे मेल्स में। एंड जो फीमेल्स में इसकी वॉल्यूम जो ब्लड की होती है अप्रॉक्स 4 to 5 लीटर होती है। मतलब मेल्स में 5 से 6 लीटर पाया जाता है अप्रॉक्स, एंड फीमेल्स में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। एंड इसकी जो रेंज होती है ये थोड़ी सी मतलब एल्कलाइन, इसकी ब्लड की जो रेंज होती है थोड़ी सी एल्कलाइन इन नेचर होती है। तो ये 7.35 to 7.45 इसकी pH रेंज होती है। एंड इसकी टेम्परेचर की बात करें ब्लड की हमारी बॉडी में तो 38 सेल्सियस होती है। ये मतलब जो इसका ब्लड का टेम्परेचर होता है 38 सेल्सियस होता है। तो एंड एक बात इसमें और जान लीजिए
ये जो 8% ऑफ अप्रॉक्स हमारी पूरी बॉडी में जो 8% होता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है, अगर उसमें से 8% अगर निकाल देते हैं तो वही 8% वेट हमारे ब्लड का होता है हमारी बॉडी में। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर चलिए अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में। ये हमने थोड़ा थोड़ा पहले डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में अच्छे से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है रेगुलेशन, तीसरा है प्रोटेक्शन। तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारा जो ब्लड है, जो वो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। जैसे मैंने पहले बताया था, जो ब्लड है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ऑक्सीजन को हमारे लंग से लेके सेल्स में पहुंचाने का काम करता है। एंड जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका एक्सेलेशन करता है। एक्सेलेशन मतलब लंग्स में हमारे भेज देता है CO2 को, एंड जो लंग्स जो होता है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एक्सहेल कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। एंड इसमें हमारे कुछ जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जैसे जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारा पच जाता है। एंड फिर वही फूड जो होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स होती हैं, यही न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड वेसल में जाके क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड फिर उसी के थ्रू, हमारे ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में हर सेल में हमारा न्यूट्रिशन पहुंच जाता है। फिर हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। तो यही सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ब्लड के थ्रू। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है, हम जैसे कभी कोई ड्रग खाते हैं, फिर मतलब जो मेडिसिन खाते हैं, जो बीमार हो जाते हैं, तो खाने पीने का जो वेस्ट होता है, तो ये हमारी किडनी, यानी कि जो हमारा किडनी मतलब रीनल सिस्टम के पास पहुंचाया जाता है। एंड फिर यूरिनेशन के थ्रू क्या होता है, हमारा जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे यूरिनेशन के थ्रू निकल जाता है। एंड जो ब्लड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें पहुंचती हैं, जैसे कि हमारी ऑक्सीजन हो गई, एंड हमारा CO2 जो होता है वो बाहर निकल जाता है, एंड हमारी न्यूट्रिशन पहुंचता है जिससे कि हमें स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारा ब्लड। एंड कुछ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को जो मतलब जहाँ ज़रूरत होती है टारगेटेड टिश्यूज़ पे वहाँ भेजता है। एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। तो जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं, तो जैसे कि अगर आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे ब्लड में कुछ बाइकार्बोनेट या फिर फॉस्फेट, इस तरह के हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। मतलब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर आपने कभी पढ़ा होगा 10th-12th में भी पढ़ा होगा, तो कुछ हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जैसे कि बाइकार्बोनेट हो गए, फॉस्फेट हो गए। तो हमारी कंप्लीटली बॉडी में एक बफर की तरह वर्क करते हैं। यही इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, हमारी बॉडी में क्या करते हैं, बफर की तरह काम करते हैं, जिससे कि वर्क करते हैं। इसी के थ्रू हमारी जो पूरी बॉडी का जो pH होता है, जो हमारी पूरी बॉडी का pH होता है उसको मेंटेन रखते हैं, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी अच्छे से काम करती है। एंड ये हमारे सर्कुलेटिंग ब्लड हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टैसिस इन ऑल बॉडी फ्लूइड। ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में भी हेल्प करती है, जिससे कि हमारा जो बॉडी का जो होम्योस्टैटिस है वो मेंटेन रह सके। एंड हमारे वाटर को भी बैलेंस करता है। एंड जैसे कि हमारी बॉडी में कभी कभी जब टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो उसको भी बैलेंस करने का काम करता है। बहुत लोग होते हैं गर्मी में उनके जो हाथ पैर होते हैं तभी गर्म रहते हैं, विंटर में भी गर्म रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, उनकी बॉडी में खून ज़्यादा है, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं। एंड जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं तो उनको कहते हैं उनकी बॉडी का खून कम है। तो ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है थ्रू हीट एब्जॉर्बिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टी। जिसके अलावा जो हमारा ब्लड है वो ज़्यादा अमाउंट में उसमें वाटर भी पाया जाता है, एंड ये वाटर को बैलेंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फिर थर्ड हमारा प्रोटेक्शन। तो हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो ये क्लॉटिंग को मतलब परफॉर्म करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होती हैं, ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म का मतलब काम करता है। जो हमारी बॉडी में जैसे कि प्लेटलेट्स होती हैं, तो हमें कभी कभी कट्स वगैरह लग जाते हैं, चोट लग जाती है, तो हमारे खून बहुत बहने लगता है। तो खून को रोकने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए हमें जो प्लेटलेट्स होती हैं वो काम आती हैं, वो हमारे ब्लड को क्लॉट कर देती है, जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो रुक जाता है। एंड ये हमारे कुछ जो बाहर की जो पैथोजेंस या फिर डिजीज़ हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, तो जो हमारी WBC वाइट ब्लड सेल्स होती हैं,
ये हमारी क्या करती हैं, उन पैथोजेंस एंड डिजीज से लड़ने का काम करती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट कर सके एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। बात करते हैं तो आई थिंक आप लोग को ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा फंक्शन ऑफ ब्लड। तो अब हम आगे की बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ब्लड है वो कैसे बना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ब्लड प्लाज्मा, सेकंड है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें कि हमारा अप्रॉक्स 55% ऑफ पार्ट हमारे प्लाज्मा का होता है। इसके बाद जो सेकंड है वो हमारा है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ये हमारा अप्रॉक्स 45% होता है, जो कि हमारे ब्लड में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सेल्स हमारी एक फॉर्म्ड एलिमेंट की तरह होती हैं। एंड जो 55% हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, 45% हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलके तो ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स ये दोनों आपस में मिलके क्या हमारा फॉर्म करते हैं, हमारा ब्लड तैयार होता है। लाइक जो ब्लड प्लाज्मा है वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, एंड जो एलिमेंट ये फॉर्म्ड एलिमेंट है थोड़े सॉलिड से होते हैं, जैसे कि जो ये हमारे सेल फॉर्म में होते हैं, ये लिक्विड ही नहीं होते, ये सेल फॉर्म में होते हैं। तो आप थोड़ा सा सॉलिड समझ लीजिए। तो जिससे कि हमारे ये दोनों आप लिक्विड एंड सॉलिड जब आपस में मिलते हैं तो जो हमारा ब्लड होता है वो थोड़ा सा विस्कस हो जाता है, क्योंकि लिक्विड तो एकदम पानी पानी हो जाएगा। तो उसमें जब सेल प्रेजेंट होती हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, वो हमारा विस्कस हो जाता है। तो इन्हीं दोनों पार्ट से हमारा ब्लड बना होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। कुछ चीज़ें तो आप मतलब कुछ चीज़ें आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, मतलब लिख के आ सकते हैं। लाइक जैसे फंक्शन वगैरह आप लोग खुद से लिख के आ सकते हैं, लेकिन जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड है ये थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोगों के समझना ज़रूरी है। एंड इसको आप एज अ चार्ट याद कर सकते हैं, चार्ट की तरह याद कर लीजिए। बाकी इसमें जो मैं समझा रही हूँ उसको समझ लीजिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ब्लड प्लाज्मा में जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, चलिए अब उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ये हमारी जितनी भी चीज़ें हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे वाटर हो गया, प्रोटीन्स में हमारे कुछ प्रोटीन्स हो गए, अदर्स में हमारे सॉल्यूट लाइक गैसेस, न्यूट्रिएंट्स हो गए। ये हमारी चीज़ें आ गई हमारे ब्लड प्लाज्मा में। फिर जब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की, फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे 45% पाया जाता है। हमारी जो सेल्स होती है 45% पाई जाती हैं। इसके अंदर हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है। वाइट ब्लड सेल्स में हमारे कुछ सब टाइप्स होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी थर्ड होती है प्लेटलेट्स। ये तीन जो होती हैं ये हमारी मेनली ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। तो छोटे छोटे कुछ सब टाइप्स है, चलिए हम इन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो प्लेटलेट्स है एंड ये तीनों ही ब्लड सेल्स जो होती हैं ये काफ़ी मतलब अच्छा एंड मेजर रोल प्ले करती हैं इसमें, हमारे ब्लड में। तो ब्लड प्लाज्मा एज अ लिक्विड एंड जो हमारा फॉर्म एलिमेंट होता है वो एज अ सेल काम करता है। तो चलिए फिर इन सबके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है ब्लड प्लाज्मा। तो जब हम ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं, तो जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड है उसका एक लिक्विड पार्ट होता है, जो कि एज अ सॉल्वेंट काम करता है। ये हमारा क्या करता है, एज अ सॉल्वेंट काम करता है। ये पेल येलो कलर में होता है, ये एज अ सॉल्वेंट काम करता है ब्लड के लिए, एंड ये हमारा पेल येलो कलर में होता है। जब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, तो जैसे कि जो पैथ वाली लैब होती है, पैथोलॉजी की, आप लोगों ने अभी नहीं देखी हुई क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं। तो मान लीजिए ये हमारा जैसे कि ब्लड है, अब उसको हम किसी वॉयल में, जैसे लैब वगैरह में वॉयल वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा ब्लड का जो पार्ट होता है इसमें वॉयल में डाल देते हैं। फिर उसके बाद एक दिन के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो दूसरे दिन जब आप देखोगे तो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, मतलब जो ब्लड प्लाज्मा है, वो क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है, जो कि एंड जो फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पार्ट होता है, मतलब कि जो सॉलिड पार्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है, एंड जो लिक्विड वाला पार्ट होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट वाला पार्ट होता है जो कि सॉलिड होता है वो हमारे नीचे बैठ जाता है। तो जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो हमारा प्लाज्मा वाला होता है, तो ये हमारा एक पेल येलो कलर में होता है। एंड ये हमारा जो नीचे बैठ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि हमारे ब्लड की सेल्स होती हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो इसमें भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि पहला है वाटर। तो जो हमारा प्लाज्मा है उसमें 90% वाटर का ही होता है, मतलब जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है इसमें क्या होता है, जो वाटर का मेजर रोल होता है, ये हमारा मेजर पार्ट होता है ब्लड का, जो कि हमारा 90% वाटर का ही होता है। तो जब प्लाज्मा में जो वाटर है तो ये बीपी को मेंटेन करने का काम करता है, क्या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं एंड फ्लूइड लेवल को भी
ये क्या करता है, मेंटेन करता है। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कुछ, एंड जो फ्लूइड लेवल्स होते हैं, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बॉडी में, तो उनको भी ये मेंटेन करता है, एंड जो फ्लूइड का लेवल है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। फिर सेकंड हमारा आ जाता है प्रोटीन। तो ये हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। ये हमारे एंड ये जो प्रोटीन होता है ये 7% ऑफ प्लाज्मा, मतलब ये हमारी प्लाज्मा का 7% बनाता है, जो कि हमारा प्रोटीन है। एंड प्लाज्मा की विस्कोसिटी किस लिए, मतलब विस्कोसिटी क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है एंड फिब्रिनोजिन है, एल्ब्यूलिन एंड ग्लोबिमिन, एंड प्रोटीन के जो कुछ सब टाइप्स हैं इसमें प्रोटीन्स में हमारे आ जाते हैं। इसी वजह से जो प्लाज्मा की जो विस्कोसिटी होती है वो हमारी थोड़ी सी हाई होती है, फिर ज़्यादा होती है हमारी वाटर से। तो चलिए अब इनके कुछ सब टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। सबसे पहला हमारा आ जाता है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन की जो हम बात करते हैं, तो एल्ब्यूमिन मीन्स जो हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, जो हमारी एल्ब्यूमिन है, ये हमारे क्या करता है, इम्यून सिस्टम को हमारे मतलब मेंटेन करता है। एंड जो हमारे कुछ इन्फ्लामेशन वगैरह होते हैं उनमें भी ये इन्फ्लामेशन वगैरह में भी इसमें भी हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही हेल्प करता है। एंड ये हमारे लाइव्स में फॉर्म्ड होते हैं, जो कि हमारे मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ही एल्ब्यूमिन फॉर्म्ड होते हैं। एंड ये हमारे कुछ मेन मतलब प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करने का कौन काम करता है, एल्ब्यूमिन काम करता है। फिर सेकंड हमारा आ जाता है ग्लोबुलिन। तो जो ग्लोबुलिन है ये हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम की, मतलब डिफेंस सिस्टम है, यानी कि एज अ डिफेंस सिस्टम काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी को बचाने, बॉडी जो बची रहती है वो बॉडी को बचाने का काम करता है। इसके अलावा जो ब्लड कोगुलेशन का भी काम करता है। ब्लड कोगुलेशन का एक अच्छा सा टॉपिक है, आगे इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्लड कोगुलेशन ऐसे ही जान लीजिए, जैसे कि हमने पहले बताया था, लाइक हमारी बॉडी में कुछ भी जैसे कट्स वगैरह लग जाते हैं तो ब्लड को रोकने के लिए, उसको जैसे चोट वगैरह लग जाती है हमारी बॉडी में, तो ब्लड को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए हमारे जो ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस ही हेल्प करती है। फिर थर्ड आ जाता है हमारा फिब्रिनोजिन। तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है, लाइक जो ब्लड कोगुलेशन होता है, कोगुलेशन वाली जो प्रोसेस होती है उसमें हमारे जो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जाम हो जाता है, तो उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि क्लॉटिंग वाले कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, तो उसी में हमारा फिब्रिनोजिन काम करता है। एंड हमारे लीवर को भी सिंथेसाइज करने का काम करता है। तो अब हम अदर्स की बात कर लेते हैं। तो जो हम अदर्स में हम अगर बात करते हैं तो हमारे कुछ सॉल्यूट्स होते हैं जिनमें हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज, लिपिड, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें होगी, अमीनो एसिड हो गया। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं इनमें आ जाते हैं हमारे कुछ जैसे सॉल्यूट्स, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो ये हमारे कुछ आयंस होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अब एक और बात बताएं आप लोग को, तो जैसे कि हमारा जो पूरा का पूरा जो ब्लड प्लाज्मा है, अगर इसमें हम अपनी फिब्रिनोजिन को, जैसे हमारा जो पूरा का पूरा ब्लड प्लाज्मा है जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, वाटर प्रेजेंट है, तो अगर इन सब में से अगर हम फिब्रिनोजिन को अगर हम निकाल देते हैं तो ये हमारा कंप्लीट जो ब्लड प्लाज्मा है वो एक सीरम बन जाता है। क्या बन जाता है, सीरम। इस फिब्रिनोजिन को निकालने से हमारा फिर बाकी के जो मतलब बाकी जो प्रोटीन्स, वाटर्स, जितना भी हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वो एज अ सीरम काम करता है, वो पूरा सीरम बन जाता है। तो इतना सब था हमारे ब्लड प्लाज्मा के बारे में। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एक एक पॉइंट समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में, जो कि मेनली हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो ये हमारे ब्लड के कुछ सेल्स होते हैं, इनको हम ब्लड सेल्स भी कहते हैं। एंड ये हमारे 45% ब्लड का पार्ट होता है जो कि कवर करता है। एंड इसमें हमारे कुछ RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, मेनली आते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले फॉर्म्ड एलिमेंट के जो सबसे पहला वाला RBC, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो RBC को हम नॉर्मली रेड ब्लड सेल कहते हैं, इसको हम एरेथ्रोसाइट्स के नेम से भी जानते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, एग्जाम में अगर एरेथ्रोसाइट के नेम से आ जाता है तो तभी आप लोग को रेड ब्लड सेल्स के बारे में लिखना है, तो आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इन दोनों नाम अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। एंड ये हमारे बाइकॉन्केव डिस्क शेप के होते हैं, बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड सेल होते हैं जो कि मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। एंड इसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, ये हमारे विजिबल होते हैं। एंड जो RBC होता है वो हमारे ब्लड में एक मेजर रोल प्ले करता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। जैसे कि मैंने बताया था पहले, जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में क्या कर रहा था, लंग से ऑक्सीजन को लेके सभी सेल्स में पहुंचाने का काम कर रहा था। तो हमारे जो ब्लड का सबसे मेजर पार्ट होता है वो होता है हमारा RBC, जो कि हमारी बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ऑल ओवर द बॉडी।
एंड कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो 7 nm होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है हीमोग्लोबिन। तो ये एक पिगमेंट है जिसको हमारा आरबीसी जो होता है वो कंटेन करता है, एंड हीमोग्लोबिन ही होता है जो कि ऑक्सीजन को, मतलब ऑक्सीजन के पार्ट को कैरी करता है एंड उसको हमारी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा जो हमारा आरसीबी होता है, सॉरी आरबीसी होता है, वो हमारा रेड इन कलर होता है बिकॉज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स की वजह से ही हमारा क्या होता है, रेड इन कलर होता है, यानी हीमोग्लोबिन की वजह से भी होता है। इसके अलावा जो हमारा आरबीसी है, इसकी टोटल लाइफ जो होती है वो हमारी 120 डेज़ की होती है। मीन्स आरबीसी की जो सेल्स हैं वो 120 डेज़ में ख़त्म हो जाती है एंड जो फिर नई फॉर्म हो जाती है, एंड ऐसे ही 120 डेज़ में पुरानी वाली ख़त्म हो जाती है एंड बाकी की नई वाली फॉर्म होती रहती हैं। मेनली इसमें जो स्प्लीन आता है, ये हमारे स्प्लीन को प्रोड्यूस करता है एंड ये हमारे बोन मैरो को भी प्रोड्यूस करता है। आरबीसी जो है ये स्प्लीन है, बोन मैरो को प्रोड्यूस करता है, ये इन दोनों में प्रेजेंट होता है। एंड जो आरबीसी है वो हमारी बॉडी में बहुत ही हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। मेल्स में हमारा 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर प्रेजेंट होता है एंड फीमेल्स में हमारा 4.8 माइक्रोलीटर प्रेजेंट होता है इन फीमेल्स। इसीलिए हमारे जो आरबीसी सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, इसीलिए हमारा जो ब्लड का कलर होता है वो रेड इन कलर होता है। अब इसके बाद हमारी आ जाती है वाइट ब्लड सेल्स। जब वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं एंड ये राउंड एंड इरेगुलर शेप में होता है। इसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, जैसे कि हमने आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स, इसको हम ल्यूकोसाइट्स के नेम से भी जानते हैं। एंड ये राउंड एंड इरेगुलर शेप में होता है, सेमी ट्रांसपोर्टेड सेल्स होती हैं। ये हमारे जो होते हैं वो ये न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, आरबीसी हमारी न्यूक्लियस कंटेन नहीं करते हैं एंड इसके जो न्यूक्लियस होते हैं जो कि हमारे माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि जो बॉडी में पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं एंड हमारी बॉडी को बचाते हैं। एंड ये हमारे एज अ डिफेंस सिस्टम काम करते हैं, ये हमारी एक शोल्जर की तरह काम करते हैं। इसमें जो हमारे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एंटीबॉडीज़, तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं तो जैसे पैथोजेंस वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, ये बाहरी चीज़ें होती हैं इनको हम एंटीजेंस कहते हैं। तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इन्हीं एंटीजन से लड़ने का काम करती हैं, हमारी बॉडी को सेव करती हैं। एंड आरबीसी एंड ये जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होता है ये हमारा आरबीसी से साइज़ में बड़े होते हैं, बट इनकी जो क्वांटिटी होती है ये हमारी लो होती है। ये भले साइज़ में बड़े होते हैं बट इनकी क्वांटिटी कम होती है। ये हमारे डब्ल्यूबीसी जो है ये 4500 से 1100 पर माइक्रोलीटर हमारे प्रेजेंट होते हैं इसमें हमारे ब्लड में। तो इसके बाद ये हमारी दो पार्ट्स में होते हैं, ये दो चीज़ों को कंटेन करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स को एंड एग्रेनुलोसाइट्स को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। तो ये कुछ ग्रेन्यूल्स कंटेन करता है एंड इसमें जो कि हमारे डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल, एसिनोफिल्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल्स की। तो न्यूट्रोफिल्स जो है ये न्यूट्रोफिल्स वो हमारे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा मात्रा में, ये हमारे सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं, 60 to 70% मान लीजिए। एंड ये बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये हमारे बैक्टीरिया, जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको इनगल्फ करते हैं एंड उनको मारने का काम करते हैं। एंड जो बेसोफिल्स होते हैं ये हमारे 0.5 to 1% प्रेजेंट होते हैं टोटल हमारे डब्ल्यूबीसी में। एंड हिपैरिन को रिलीज़ करते हैं एंड ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग जब थक्का बन जाता है, खून जाम हो जाता है तो उसको प्रिवेंट करते हैं। एंड हिस्टामिन को भी रिलीज़ करता है एंड जो इन्फ्लेमेशन को है ये प्रमोट करता है, मीन्स बढ़ाता है। एंड जो एसिनोफिल्स है ये हमारे 2 to 4% टोटल प्रेजेंट होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी में एंड ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखते हैं एंड इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे जितने भी पार्ट्स हैं आप लोग देख सकते हैं, सेल वगैरह जो हैं, तो जैसे कि बेसोफिल ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहा था और एसिनोफिल जो है ये इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है। तो इसी तरह ये सारे सेल वगैरह जो होते हैं ये सारी चीज़ें मिलके क्या कर रही हैं, एक तरह से हमारी ब्लड को बैलेंस करने का काम करती हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट की बात हम जब करते हैं तो इसमें ये हमारे ग्रैन्यूल्स को कंटेन नहीं करते हैं, इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। इसमें पहले आता है लिम्फोसाइट।
एंड दूसरा है मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो ये हमारे 20-25% प्रेजेंट होते हैं हमारे WBC में टोटल, एंड हमारे एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को बढ़ाती है एंड प्रोवाइड करती है। मोनोसाइट जो होते हैं ये 3-5% प्रेजेंट होते हैं हमारे टोटल WBC में, एंड ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है, बचा के रखता है किसी भी पैथोजन या फिर बैक्टीरिया से। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में जो कि लास्ट है। तो इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये हमारे छोटे छोटे इसमें ग्रैन्यूल सेल्स होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे ग्रैन्यूल सेल प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बोन मैरो में होते हैं, एंड इन पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। एंड ये हमारे जो नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट्स की वो 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। मतलब 1.5 लाख से 4 लाख, जैसे कि कभी कभी लोगों को जैसे डेंगू वगैरह हो जाता है तो उनकी प्लेटलेट्स घट जाती हैं, तो 45,000 तो उनको बूस्ट करने के लिए कीवी वगैरह खिलाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स हमारी प्रेजेंट होती हैं ब्लड में। ये इनका मेन रूल यही होता है कि जैसे कि जब कट्स वगैरह लग जाते हैं तो खून रोकने के लिए, ब्लड रोकने के लिए ये ब्लड क्लॉट कर देती है, जिससे कि हमारा खून बहना बंद हो जाए। तो आई होप आप लोग को इतना सारा जो भी मैंने पढ़ाया आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड आप लोग प्लीज़ ये जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा, जैसे कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, इनके 2 फॉर्म्स है, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर्स एंड योर फैमिली।